नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंडोस्पर्म है। ठीक है। और इस सीरीज़ का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पूरे फर्स्ट टू 11 लेक्चर समझ में आए होंगे। और ये हमारा उसके बाद वाला लेक्चर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको एंडोस्पर्म के बारे में। अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। आगे हम आ, आगे जो चल रहा है हमारा वो एंडोस्पर्म है। अब एंडोस्पर्म क्या होता है हमने देखा था पहले ही कि जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं हम किसमें, एंजियोस्पर्म में। क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, पोलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। हमने प्री प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस किया, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस किया। अब जो आगे आ रहा है हमारा वो क्या है, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। और पता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या घटनाएं होती है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, और वो भी हम एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। अब देखो हम दो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी कि ये एंडोस्पर्म है, इसमें जो एक सेल होती है वो PEEN होती है ना, पेरीफेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लोइड था। ठीक है। लेकिन दूसरा अगर हम देखते हैं जाइगोट बना था, जाइगोट डिप्लॉयड है। जाइगोट कैसे बना था, जो एक था उससे एक मेल गैमेट फ्यूज़ होकर क्या बना रहा था, जाइगोट बना रहा था। और पीईएन कैसे बन रहा था, पीईएन बनने के लिए हमने डिस्कस किया था कि कैसे बन रहा था पीईएन। तो देखो इधर हमने देखा था क्या, तो पीईएन क्या है, जो सेकंड मेल गैमेट था ना उसका, किसका, जो पोलन ट्यूब से आया था और उसकी जो पोलर न्यूक्लियाई थी। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये दो थी, एन और एन। अब ये फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया था इन्होंने। तो ये जो मेल गैमेट है जब इस पोलर न्यूक्लियस से वो ऐड हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था और पीईएन बना था। पीईएन का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, 3N लिखा हमने। अब और जो एग है वो मेल गैमेट से फ्यूज़ होकर क्या बना रहा था, जाइगोट बना रहा था। और ये जो एंडोस्पर्म है इसका काम क्या है, ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। आगे देखते हैं हम। और ये सारे इवेंट्स जो हुआ था वो डबल फर्टिलाइजेशन हुए थे। जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ट्रिपल फ्यूज़न के द्वारा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोइड कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोइड कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जब फार्म होता है ना तो ये पहले ही फार्म हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही फार्म हो जाता है। एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले ही फार्म हो जाता है। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म में कब होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है तब, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही फार्म हो रहा है। इसीलिए ये जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म की बात अगर हम कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा था, इसे हम ट्रिप्लोइड कह रहे थे, है ना। कुछ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज जो होती है उसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। कुछ एंजियोस्पर्मिक जो फैमिली होती है ना उसमें क्या होता है, उसमें ये एंडोस्पर्म जो होता है ये अब्सेंट होता है। अब वो कौन कौन सी फैमिली है जिसमें एंडोस्पर्म जो रहता है वो अब्सेंट होता है, तो हमने देखा पोडा स्टेमेसी। ये पोडा स्टेमेसी एक फैमिली है जिसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। ट्रापेसी, आर्किडेसी, ये फैमिली होती है जिनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो अब्सेंट होता है। एंडोस्पर्म का एक काम ये भी होता है कि ये स्टोरेज टिश्यू की तरह काम करता है। किसका काम कर रहा है, ये स्टोरेज टिश्यू की तरह काम करता है। मतलब ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ना। कुछ सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं, जो अनाज के दाने होते हैं ना, उसमें क्या हो रहा है, इसकी जो आउटर लेयर होती है ना एंडोस्पर्म की वो हार्ड हो जाती है, मतलब कठोर हो जाती है। और उसमें एक
एल्यूरोन ग्रेन प्रेजेंट होता है, एल्यूरोन प्रेजेंट होता है। और ये जो लेयर होती है ना, इसे हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर कहते हैं। और ये जो एल्यूरोन लेयर होती है ना, ये बाहर की तरफ जो दिख रही है आपको, ये एक लेयर बन जाती है। और ये एल्यूरोन लेयर में जो होती है ना, ये प्रोटीन लेयर होती है। और अंदर जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। ये बाहर वाली लेयर जो होती है वो हार्ड हो जाती है, हार्ड होकर एल्यूरोन लेयर बनाती है, जिसे हम प्रोटीन लेयर भी कहते हैं। और अंदर की तरफ क्या होता है? ये एंडोस्पर्म होता है। ठीक है। अब कितने टाइप का एंडोस्पर्म होता है? अभी तो हमने क्या डिस्कस किया कि एंडोस्पर्म क्या है, और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा हो रहा है, जिम्नोस्पर्म में कैसा हो रहा है, क्या काम करता है ये, है ना, और किस में एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, ये डिस्कस हमने अभी किया है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अरे कितने टाइप्स का एंडोस्पर्म होता है? तो अगर हम जनरली देखते हैं तो 3 टाइप के एंडोस्पर्म हमको देखने को मिलते हैं। 3 टाइप के एंडोस्पर्म कौन कौन से हैं? एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है ना हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है ना, ये बहुत कम मात्रा में होता है, रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है ना। लेकिन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म जो रहते हैं ये आपको मिल जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 ये एंडोस्पर्म के टाइप डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ये सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म होता है। जनरली आपको जो है ना एंजियोस्पर्मिक में देखने को मिल जाता है। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। कौन सा? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कॉटन। कॉटन पता है ना, कपास वाली फैमिली, कॉटन कपास की बात कर रहे हैं। और ये किस फैमिली में आता है? मालवेसी फैमिली में आता है। कॉटन किस फैमिली में आता है? मालवेसी में आता है। एक कैप्सेला, ये क्रूसीफेरी फैमिली में आता है। ठीक है। तो इसमें जो एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है वो एंडोस्पर्म कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो डिस्कस करते हैं हम। तो जब देखो यहाँ पर जो होता है ना, वो न्यूक्लियर डिवीजन जो रहता है ना, न्यूक्लियर डिवीजन तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं देखने को मिलेगा। मतलब वाल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीज़न पहले हो जाता है, पहले न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाता है ना। सब मतलब जितने भी न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर लेता है ना। और साइटोप्लाज्म नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक और चीज़ क्या है? पेरीफेरी टू सेंटर, मतलब ये कहाँ जाते हैं? ये पेरीफेरी से सेंटर की ओर जाते हैं। और ये क्या बना लेते हैं? ये सेलुलर बना लेते हैं। जैसे जाते हैं, जैसे डायग्राम आप देखते हैं यहाँ पर, ये है देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म कर लिए। अभी यहाँ क्या नहीं हुआ? वॉल फार्मेशन नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। ये किस कंडीशन में दिखता है? मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन में हो जाता है। और फिर देखना सेंटर में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं ना, उसके बाद इन न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न मतलब वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कैसा हो रहा है? पेरीफेरी से सेंटर की ओर। ये बाहर जो बाहर की तरफ ये पेरीफेरी है, और अंदर की तरफ क्या है? ये सेंटर है। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपेटल कहते हैं। और ये देखें आप, यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? वॉल का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रहा? तो यहाँ ये चीज़ें आपको देखना है कि न्यूक्लियर डिवीज़न में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद वैक्यूल्स फॉर्म बन रहा है, और फिर उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है या साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है। और वो जो डिवीज़न हो रहा है वो पेरीफेरी से सेंटर की ओर होता है, जिसे हम सेंट्रीपेटल कहते हैं, है ना। सेकंड टाइप जो हमारा है एंडोस्पर्म, वो होता है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। अभी तो हमने क्या देखा? अभी हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखा था। अब हम क्या देखने वाले हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म देखने वाले हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म डिवीजन। अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना, तो उसके बाद ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। मतलब साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, पहले न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म नहीं होंगे, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन में हो रहे थे ना, वैसे यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, है ना। तो कहाँ देखने को मिल रहा है? ये मैग्नोलिया और यूट्रिकुलेरिया में देखने को हमको मिलता है। ये जो एंडोस्पर्म जो होता है ना, ये सेलुलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस जैसे डिवाइड हुआ साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा, बीच में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर भी न्यूक्लियस नीचे भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, मतलब दो पार्ट में वाल फॉर्मेशन कर दिया हमने। ये फर्स्ट डिवीजन हो रहा है। सेकंड डिवीजन में देखो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में डिवाइड करेंगे तो 4 न्यूक्लियस बना देंगे। अभी 4 न्यूक्लियस को भी डिवाइड हमने कर दिया, किससे? ये वाल फॉर्मेशन से। तो यहाँ चीज़ें चल रही है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। थर्ड में देखो सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया, कितने सारे न्यूक्लियस फॉर्म हुआ और हर एक न्यूक्लियस में वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस कंडीशन को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं, है ना। पर ध्यान क्या देना है, नोट सबसे इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा के लिए बहुत बार ये क्वेश्चंस आया है, खासकर एमपी बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा गया है ये। कोकोनट जो रहता है ना उसमें डबल एंडोस्पर्म मिलेगा। कैसे? जैसे फर्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट में कहाँ मिलेगा? जो लिक्विड पार्ट होता है ना कोकोनट का, मतलब पानी जो होता है एंडोस्पर्म का जिसको हम पीते हैं, वो कैसा होता है? वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना। ऐसा पूछा जाता है कि जो लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट होना होता है वो कौन सा एंडोस्पर्म है? तो ऑप्शन में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर सेकंड क्या आ रहा है हमारा? सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म कौन सा है? ये सॉलिड कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट है। कर्नेल पार्ट वो जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, जिसको खाते हैं आप लोग, है ना, वो वाइट वाला पार्ट होता है, वो कैसा होता है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म है ना। तो दो टाइप के एंडोस्पर्म हमने देखे, एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा हमने देखा सेलुलर एंडोस्पर्म। थर्ड आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। रेयर कंडीशन समझते हैं ना आप लोग, मतलब बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है। ये एक इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म होता है, मतलब ये दोनों के बीच में पाया जाता है, सेलुलर भी होता है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होता है, दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और खासकर ये हेलोवियल ऑर्डर मेंबर में ही देखने को मिलता है। ये देखो स्टार्टिंग यहीं से होती है सभी की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, देखो आप सेलुलर डिवीज़न हो रहा है, दोनों चीज़ हो रही है। आप बोलेंगे सर ये ऐसा आगे ऐसे ही हमने तो सेलुलर एंडोस्पर्म पढ़ा है, पर आगे देखो ना आप, ये जो न्यूक्लियस है अब फ्रीली देखो डिवीज़न कर रहे, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए उन्होंने, बना लिया ना। ये वाला पार्ट माइक्रोपाइलर एंड है और ये वाला पार्ट जो रहता है वो चेलेजल एंड होता है। फिर उसके बाद ये देखो वैक्यूल्स फॉर्म हुआ। अब जब वैक्यूल्स फॉर्म होगा तो वापस से वाल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये टाइप जो है हमारा वो हेलोबियल एंडोस्पर्म का है। तो हमने क्या देखा? एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म के टाइप देखे, 3 टाइप के एंडोस्पर्म हमने देखे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म, है ना। तीनों पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर जिसको नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, जो भी प्रॉब्लम है हम आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे, क्योरी को दूर करेंगे, है ना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं हम एंडोस्पर्म से रिलेटेड। कुछ स्पेशल टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? स्पेशल टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं। हाँ, तो देखो आप, एक होता है रूमिनेंट एंडोस्पर्म। ये रूमिनेंट एंडोस्पर्म जो होता है ना वो क्या होता है? ये एंडोस्पर्म अनइवन सरफेस पर देखने को मिलता है, जिसमें रिजेस और फरो पाए जाते हैं। ये इस तरीके के, देखो आप, इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, ये रूमिनेंट एंडोस्पर्म कहलाता है। तो ये वाला चीज़ जो होती है ना वो फरो कहलाती है, और ये जो इस तरीके से पार्ट दिखता है ना उसे रिच कहते हैं। किस फैमिली में देखने को मिलता है? रूबिएसी और एनोनेसी। रूबिएसी और एनोनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। कौन सा? रूमिनेंट एंडोस्पर्म। सेकंड आता है हमारा मोज़ेक एंडोस्पर्म। ये मोज़ेक एंडोस्पर्म जो रहता है ना, ये एंडोस्पर्म विच कंसिस्ट ऑफ पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग के कलर के पैचेस आपको धब्बे दिखाई देते हैं, है ना। उसे हम मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं। मेज जो मक्का होती है ना उसमें इस तरह का एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आप जब देखेंगे ना तो उसमें येलो और वाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, किसमें? मेज में। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा या अब्सेंस होगा, उसके आधार पर सीड जो रहते हैं, बीज जो रहते हैं, उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? ये सीड इन विच एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड एट मैच्योरिटी। ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म मैच्योरिटी के समय नहीं पाया जाता हो।
acid in which endosperm is not found at maturity, मेच्योरिटी पर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता हो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, या इसी को हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल एंडोस्पर्म इज यूटिलाइज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जितना भी एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यूटिलाइज करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वैसा उसको यूटिलाइज होता है, वैसा ये यूटिलाइज होता है ना, वैसा क्या होता है ये यूटिलाइज होता है। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूटिलाइज हो जाता है, ये एंडोस्पर्म का पूरा यूज हो जाता है। जैसे एग्जांपल आपका ग्राम, पी, बीन्स, ऑर्किड्स, इसमें एंडोस्पर्म ये जो है ना वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है, इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ये कौन कौन से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं? ग्राम, पी, बीन्स, ऑर्किड्स एक्सेट्रा। एंडोस्पर्मिक जो सीड होता है ना, अ सीड इन विच सम एंडोस्पर्म इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब ऐसा सीड जिसमें कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, दैट इज ऑल एंडोस्पर्म नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय सारा एंडोस्पर्म यूज़ नहीं हो पाता है, उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका सीरियल से, सीरियल में क्या क्या आता है? वीट आता है, मेज आता है एक्सेट्रा, ये चीज़ें ली गई है। तो आई होप कि हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको देखें, अपनी प्रॉब्लम को या क्वेरी को शेयर करें, और जो भी रिलेटेड है कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे डिस्कस करें, और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।